नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गौतम अडानी जी के ऊपर। जो हिंडनबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी जी ने मनी लॉन्ड्रिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे बहुत से काम किए हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि देश में LIC ने उनको लोन दिया और LIC लोन देकर के कर्जे में डूब गई और हमारा बैंकिंग सेक्टर घाटे में जा चुका है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। Down about 20% lower circuit. Now it's gone to 30%. 7 out of 10 Adani shares are at a lower circuit right now. Adani Group MCAP loss is होल्डिंग्स डील में जो सारी SPV का ब्यौरा मांगा है। रॉयटर्स के हवाले ये खबर आ रही है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of तो दोस्तों बात शुरू होती है 24 जनवरी 2023 को, जब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में उसने बताया कि अडानी जी ने स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स पेयर एंड ऑफशेयर जैसी शेल कंपनियां, बहुत सी ऐसी कंपनियां ओपन कर रखी हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग क्या है, क्योंकि इस कंपनी के बारे में इस रिपोर्ट से आने से पहले कोई भी नहीं जानता था कि हिंडनबर्ग क्या है, ये क्या काम करती है और ये कंपनी कहाँ पे है। तो हिंडनबर्ग की शुरुआत 2017 में हुई। इस कंपनी का काम है जो लोगों की फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं उनके बारे में बताना। इस कंपनी के फाउंडर का नाम है नोथन एंडरसन, जिन्होंने अपनी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्सिक्यूटेंस से की थी, जिन्होंने अपनी डिग्री ली है बिजनेस इंटरनेशनल मैनेजमेंट में। इनका काम है फाइनेंशियल एनालाइज करना। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। इनका काम है अधिकतर कंपनियों को उनके बारे में रिपोर्ट सर्च करनी और उनके बारे में बताना कि वो कंपनी किस तरीके का फ्रॉड कर रही है, किस तरीके का स्कैम कर रही है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हिंडनबर्ग इस नाम के पीछे का क्या कारण है। तो 1937 में एक ट्रेजेडी हुई थी। उस ट्रेजेडी में एक स्पेसशिप हुआ करता था जो हिंडनबर्ग नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो इसकी पहली बार इमेजेस क्लिक की गई थी। इसके अंदर 35 लोगों की डेथ हुई थी और इस ट्रेजेडी को बहुत ही गंभीर ट्रेजेडी के रूप में माना जाता है। अगर आपको इस ट्रेजेडी के बारे में पूरा पढ़ना है तो आप पनामा एक्सप्लोर के बारे में पढ़ सकते हैं। हिंडनबर्ग का काम क्या है? इस कंपनी का काम है कि पहले एक कंपनी को टारगेट बना लेना, फिर उस कंपनी के बारे में एलिगेशंस लगा देना, उस कंपनी की इमेज को गंदा कर देना, देन उसकी शॉर्ट सेलिंग कर देना। जितनी भी कंपनियों को टारगेट्स बनाया है उन कंपनियों के पहले फ्रॉड्स को एक्सपोज किया है एंड उनकी इमेज को एक्सपोज किया है। उसके बाद इन्होंने उस कंपनी की शॉर्ट सेलिंग की है। इसी तरीके से इन्होंने अडानी जी के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में बताया कि अडानी जी की कंपनी में क्या क्या फ्रॉड्स और क्या क्या स्कैम हो रहे हैं। देन उनकी कंपनी के शेयर्स की इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि शॉर्ट सेलिंग ये क्या होता है। को बहुत से लोगों को पता है, जो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता रहता है कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। बट जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग भी एक ट्रेडिंग का ही टर्म है। इस टर्म में हम किसी कंपनी के गिरते हुए शेयर से फ़ायदा कमाते हैं। ये एक बहुत ही रिस्की तरीके का काम है। इसमें हम किसी भी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बिना खरीदे ही प्लेस कर देते हैं, एक उधार के तौर पर। अब मान लीजिए मैं किसी कंपनी के शेयर्स को उधार के तौर पर 80 रुपये में मार्केट में प्लेस कर देता हूँ। देन मैं उस कंपनी के शेयर्स को, मुझे पता है कि उसके कंपनी के शेयर नीचे जाने वाले हैं और उसकी कंपनी के शेयर 50 रुपये पे चले गए और मैंने उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीद लिया और हमने 50 रुपये में वो शेयर कंपनी को वापसी कर दिए। तो उस कंपनी के शेयर से हमें प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज़ का। बट अगर वही शेयर 100 रुपीज़ का हो गया तो वहाँ पे हमारा लॉस होगा 20 रुपीज़ का। तो इसमें लाखों का नुकसान भी हो जाता है और लाखों का प्रॉफिट भी हो जाता है। ये एक बहुत ही रिस्की तरीका का काम है और इस काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस काम को कर ले, पर हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट को इस तरीके से पेश करता है कि वह दावा ठोक के बैठ जाता है कि मेरी रिपोर्ट ही पक्की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। बट अभी हाल फिलहाल में पता चला है कि अडानी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है, जिन्होंने अमेरिका लॉ फर्म के कुछ
ऐसे लॉयर्स हायर किए हैं जो उनके लिए हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हिंडनबर्ग के लिए उन्होंने एक लीगल एक्शन उठाया है, बट हिंडनबर्ग कहता है कि मेरे को इस एक्शन से कोई भी डर नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे ऊपर एक्शन उठा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी जी को कितने का लॉस हुआ। अडानी जी को अब तक $65 बिलियन का लॉस हो चुका है जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। बट हाल ही फिलहाल की रिपोर्ट्स में देखा गया कि अडानी जी के शेयर्स में थोड़ा अपर हुआ, उनके शेयर्स ऊपर गए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अडानी जी का जो एंटरप्राइजेस का शेयर था वो 19% की बढ़ोतरी के साथ 399 रुपये पे बंद हुआ था, और अडानी जी के एसीसी सीमेंट में 1.9% का अडानी जी के एसीसी सीमेंट के जो शेयर्स थे उनमें 1.9% का प्रॉफिट हुआ था, एंड अंबुजा सीमेंट में 1.32% का प्रॉफिट हुआ था। बाकी के जो अडानी जी के शेयर्स हैं अभी फिर से देखा गया कि वह फिर से नीचे जा रहे हैं। अब इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें क्या हुआ था। तो देख, हमारे पास जो डेटा आया है इसमें देखा जा रहा है कि अडानी जी का जो टोटल गैस का शेयर है वह अभी भी -62% पे नीचे गया, उसमें एक तरीके से 5% का लॉस हुआ। अडानी जी के ट्रांसमिशन में भी 5% का लॉस हुआ, एंड अडानी जी के एंटरप्राइजेज में 7% का लॉस हुआ। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फिर 5.18% का लॉस हुआ। अडानी ग्रीन एनर्जी में भी 5% का लॉस हुआ। अडानी पावर में भी 4% का लॉस हुआ। तो अडानी जी के जो शेयर्स हैं अब वह दोबारा से नीचे क्यों जा रहे हैं? इसका कारण ये है कि जो अडानी जी की रिपोर्ट अभी करंटली में आई है उसमें हमें पता चला है कि अडानी जी जो हैं वो लिस्टेड कंपनियों से बाहर हो चुके हैं। उनकी कंपनियों को एक तरीके से अनलिस्टेड कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है कि अडानी जी अनलिस्टेड कंपनियों में आ चुके हैं। बिलियनर गौतम अडानी लिटिल नोन द अनलिस्टेड कंपनी ए हिडन जेम विद 351 सब्सिडायरीज। अडानी इंटरप्राइजेज, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, उस ग्रुप को इतना नुकसान हो रहा है तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ तो ऐसा दावा होगा कि अडानी जी के इनको लॉस हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंडनबर्ग का काम रहता है कि किसी भी एक कंपनी को टारगेट करके उसकी इमेज को मैनिपुलेट करके उस कंपनी की शॉर्ट सेलिंग कर देना। ये कंपनी कहती है कि जो आप फ्रॉड कर रहे हो, जो आप स्कैम कर रहे हो, उस स्कैम से आप तो कमा ही रहे हो, साथ में हम भी कमाएंगे। बट यह एक कंपनी का टारगेटेड मुद्दा रहता है। इन्होंने पहले भी बहुत सी कंपनियों को इसी तरीके से टारगेट किया था। निकोला कंपनी थी, उसको भी इन्होंने इसी तरीके से टारगेट किया था। जब इन्होंने निकोला कंपनी के ऊपर रिपोर्ट पेश की थी तो सितंबर 2020 में उस कंपनी के शेयर्स नेक्स्ट डे ही 15% नीचे चले गए थे, एंड 6 मंथ बाद उस कंपनी के शेयर्स में 25% का गिरावट आ गई थी। उसके अगले दिन ही जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था, और उस कंपनी को इतना घाटा हुआ था कि वह अब तक घाटे में ही है। उस कंपनी का उभार बहुत मुश्किल से हो पाया। तो यहाँ पर जो पूरी सर्च है उससे निकल कर के आता है कि हिंडनबर्ग एक यूएस की कंपनी है, और यूएस को आप जानते हैं कि वो एक सुपर पावर है। जब किसी भी देश ने अच्छी इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश की है तब यूएस ने उसको नीचे दबाया है। अभी यूएस ने अपनी हाल ही फिलहाल की रिपोर्ट में कहा था कि जब चाइना डेवलपमेंट कर रहा था तब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट अब हम ध्यान दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यूएस नहीं चाहता है कि इंडिया इकोनॉमी ऊपर जाए। बट अभी कुछ दिनों पहले अडानी जी के लिए जो यूएस का जाना माना अखबार है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अडानी जी $1.1 बिलियन का लोन रीपेमेंट करेंगे अपने बैंकिंग सेक्टर को। जी हाँ, तो मोटे तौर पर अडानी जी ने अभी बैंकिंग सेक्टर को 9,000 करोड़ रुपए का लोन रीपेमेंट किया। अगर आप सोचिए तो अगर कोई भी कंपनी है अगर वो लॉस में जा रही है तो वो लोन का रीपेमेंट कैसे कर सकती है, वो भी प्रीपेड सिस्टम से। मतलब कि उन्होंने पहले ही उसको प्रीपेड कर दिया है अपने लोनों को, जिनकी ईएमआई उन्हें एक तरीके से बाद में देनी थी। अब आप ही सोचिए, अगर आप पे पैसे नहीं हैं तो आप अपने लोन की ईएमआई को पहले कैसे दे दोगे? अगर आप पे पैसे होंगे आप तभी तो उस चीज़ को प्रीपेड कर सकते हो।
वो इसी तरीके से जो हिंडनबर्ग है वो एक टारगेट बना लेती है एक कंपनी को, एंड उस कंपनी की इमेज को मार्केट में इस तरीके से गंदा कर देती है कि उस कंपनी के जो शेयर खरीदने वाले होते हैं वह घबरा जाते हैं, एंड जो उसके शेयर पार्टनर्स होते हैं उनमें एक उथल पुथल मच जाती है, जिस कारण उस कंपनी के शेयर्स नीचे गिरने लगते हैं। उस कंपनी के जो शेयर पार्टनर्स होते हैं वो शेयर्स को मार्केट में बेचने लगते हैं एंड कंपनी को लॉस हो जाता है। इसी तरीके से हिंडनबर्ग अपनी कमाई करता है शॉर्ट सेलिंग करके। अब हिंडनबर्ग यहाँ पे एक तरीके से बीच में डर गया है, क्योंकि अडानी जी ने जो अभी FPO जारी किया था उस FPO को इंडियन सब्सक्राइबर ने इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया कि वो ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड इस कारण हुआ क्योंकि अडानी जी के जो शेयर्स थे उनके ऊपर इंडियंस को इतना भरोसा था कि अडानी कंपनी लॉस में जा ही नहीं सकती है। बट अडानी जी ने अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए अपने FPO को विड्रॉल कर दिया। अपने FPO को उन्होंने इसलिए विड्रॉल किया क्योंकि उनका कहना था कि ये जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की जारी हुई है वह मेरे ऊपर हुई है। वो कहते हैं कि एक तो मेरी इमेज पहले से ही गंदी है और इस समय पे मेरे पीछे जो बोलने वाले लोग हैं उनको इस समय बोलने का मौका मिल गया। अगर ये रिपोर्ट रतन टाटा जी के ऊपर आई होती तो पब्लिक हिंडनबर्ग के पीछे पड़ी होती, बट ये रिपोर्ट मेरे ऊपर आई है तो इस वजह से ये इस पब्लिक अब मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो अडानी जी ने पहले अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए पहले रिप्लाई दिया, जो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी 400 पेजेस की, एंड उन्होंने बाद में अपना FPO विड्रॉ किया। देन उन्होंने लोन रीपेमेंट किया। इस वजह से उनकी इमेज में थोड़ा सा फ़र्क तो आया है। बट अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करी उसके ऊपर हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया। बट अभी देखा जा रहा है कि अडानी जी के जो शेयर्स हैं उनमें फिर से गिरावट आ रही है। तो इस रिपोर्ट के ऊपर अभी कोई भी ठोस मुद्दा नहीं आ रहा है कि अडानी जी के शेयर्स में क्यों गिरावट आ रही है। सीधा सीधा देखा जाए तो मार्केट में इस तरीके का डर बना हुआ है कि अडानी कहीं कंपनी अडानी ग्रुप लॉस में ना चला जाए। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अडानी ग्रुप सेक्टर हमारे इंडिया में किन किन जगह पे और किन किन सेक्टरों में फैला हुआ है और अडानी ग्रुप का क्या क्या काम है। अडानी जी के ग्रुप सेक्टर के बारे में बताता हूँ। अडानी जी का ग्रुप सेक्टर, पहला सेक्टर अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसका काम है सोलर एनर्जी को इम्प्लीमेंट करना, देश में बड़े बड़े सेक्टरों में प्लेस करना। अडानी पावर का काम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। अडानी ट्रांसमिशन का काम है बहुत सी ऐसी एनर्जी को सप्लाई करना जो यहाँ पर वह नहीं है। अडानी गैस, जो गैस का काम करती है, जिनका काम है पोर्ट्स का। एंड अडानी विल्मर, यह विल्मर एक सिंगापुर की कंपनी है जिससे इनका पार्टनरशिप बनी हुई है, जो अधिकतर आप देखते होंगे फॉर्चून रिफाइंड ऑयल वगैरह, ये सब अडानी जी के ही सेक्टर हैं। इन सेक्टर में अडानी जी काम कर रहे हैं। जी का अभी एक बहुत ही मोटे मोटे प्रोजेक्ट से, बहुत ही मेन प्रोजेक्ट्स थे जो वह लेने जा रहे थे अपने हाथ में, बल्कि ले भी चुके थे। रीडेवलपमेंट करना एंड नवी मुंबई में एक एरोप्लेन पोर्ट खोलना एंड मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की सप्लाई को बढ़ा देना। तो इस पे ऊपर विपक्ष के सवाल खड़े हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण। तो विपक्ष कहता है कि इंडिया के मेन बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स को अडानी ग्रुप कैसे पूरा कर पाएगा, जबकि अडानी ग्रुप लॉस में जा रहा है। अब यहाँ पे निकल करके ये आता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पता चला है कि अडानी जी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी जी, उन्होंने मॉरिशस में 30 ऑफशोर शेल कंपनीज ओपन कर रखी हैं। इसके कारण पता चलता है कि अडानी अपने स्टॉक का मैनिपुलेशन करवाते हैं। उन कंपनीज़ का सिर्फ यही काम है कि अडानी जी के शेयर्स को खरीदना और बेचना। इसके कारण स्टॉक मैनिपुलेशन होता है मार्केट में और अडानी जी अपने 75% से ऊपर के ज़्यादा शेयर्स भी अपने पास रखते हैं। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं है कि 75% से ऊपर के शेयर्स वो अपने पास रखे, क्योंकि 25% शेयर्स मार्केट में प्लेस करने होते हैं। बट वो कहता है कि अडानी जी अपने 25% शेयर्स भी अपनी ऑफ शेयर शेल कंपनीज से बाय करवाते हैं, देन वो भी अपने पास ही रखते हैं और मार्केट में प्लेस नहीं करते हैं। बट अडानी जी कहते हैं कि वो जो ऑफ शेयर शेल कंपनीज हैं उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आती है कि अडानी क्या हकीकत में स्टॉक मैनिपुलेशन
करवाते हैं या वे हकीकत में मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अडानी ग्रुप की जो वो ऑफशोर शेल कंपनीज बताई जा रही हैं वो हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट में पता चला है इस तरीके की कोई भी कंपनियां नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर जो हुई है उससे पता चलेगा कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच है या झूठ है। शेयर्स ऊपर गए थे, उन शेयर्स का ऊपर जाने का क्या कारण था? उन शेयर्स का ऊपर जाने का यही कारण था हमारी इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी JP Morgan, जिन्होंने 7 फरवरी को एक रिपोर्ट लॉन्च की थी। उस रिपोर्ट में कहा कि अडानी जी CHBACI, JP Morgan ने कहा कि CEMBI, JACI एंड JESG इन इंडेक्स में अडानी अपने शेयर्स को बाय और शेयर कर सकता है। और हाल ही फिलहाल में BSE ने अडानी के टोटल गैस शेयर्स को भी सेव किया। RBI भी कहता है कि अडानी कहीं से कहीं तक लॉस में नहीं है। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर तो लॉस में नहीं है। लोगों के अंदर जो एक गलतफहमी आई हुई थी कि LIC घाटे में चली गई है, हमारा बैंकिंग सेक्टर घाटे में चला गया है, तो ऐसा तो नहीं है। घाटे में गई है तो सिर्फ अडानी ग्रुप की कंपनी गई है। उस कंपनी को भी हाल ही फिलहाल में लॉस हो रहा है और अभी भी हो रहा है, लॉस देखा जा रहा है। बट अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से सच नहीं मान सकते, क्योंकि इस कंपनी का काम यही रहा है शुरू से कि किसी भी कंपनी को टारगेट बना लेना, देन उस कंपनी की इमेज को गंदा कर देना एंड उस कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कर देना। इसके ज़रिए मार्केट में एक ऐसा माहौल बना देना जिससे शेयर्स खरीदने बेचने वालों में एक घबराहट का और एक उथल पुथल मच जाए कि वह किस शेयर्स पे पैसा लगाएं, किस शेयर्स पे पैसा ना लगाएं। तो मेरा मानना तो ये है कि अडानी कंपनी को जो लॉस अभी हो रहा है वो सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण है, वैसे कोई लॉस नहीं है। बट अभी देखा जा रहा है कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सपोर्टिव अखबार और बहुत से ऐसे सपोर्टिव कंपनियां हैं जो अडानी जी के पीछे आई हैं और अडानी जी को ऊपर लेकर के जा रही हैं और उनके लिए खड़ी हुई हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि अडानी कहीं से कहीं तक अभी लॉस में नहीं जा सकते, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर अडानी ग्रुप का सेक्टर लॉस में चला गया तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी पर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर अडानी जी के हाथ में है। एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अडानी जी के हाथ में हैं। हर तरीके का ट्रांसमिशन का, पावर सप्लाई का, रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और रियल एस्टेट का, मटेरियल का, सीमेंट का, इनके इतने बड़े बड़े सेक्टर हैं जिनसे इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। और इन्हीं सेक्टरों में अगर अडानी जी को लॉस हो जाता है तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो घाटे में नहीं है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप लोग सोच रहे हो कि हमारा बैंकिंग सेक्टर तो घाटे में चला गया है, अब बैंक जो है वो घाटे में जा चुके हैं, हमारे इंडिया को भी घाटा हो रहा है, हमारी LIC को भी घाटा हो रहा है, तो वो तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि जो हमने लोन दिया है वो 1% का दिया है। तो यहाँ पे पूरा कंक्लूज़न ये निकल कर के आता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होने ना देने के कारण पीछे एक बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं। जितने भी ये बड़े बड़े देश होते हैं ये चाहते हैं कि कोई भी छोटा देश इतनी जल्दी ग्रो ना करे और वो हमारी बराबरी पे ना आ जाए, जिससे हमारी सुपर पावर होने की जो एक इमेज है वो कम हो जाए। अब इसी तरीके का हाल हमारी इंडिया की इकोनॉमी के साथ भी किया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने इस तरीके से डेवलपमेंट किया था कि आज वो एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। अगर आप अपने इंडिया के सपोर्टिव होना चाहते हैं तो जो भी अडानी जी के खिलाफ़, अडानी ग्रुप सेक्टर के खिलाफ़ ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन अफवाहों को नकार दो और अडानी जी के ग्रुप सेक्टर के लिए एक कदम उठाया जाए और उनके शेयर्स को ऊपर लेकर के जाया जाए। अडानी शेयर्स एक बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद पैदा करने वाला सेक्टर है, हमारे इंडिया का इतना बड़ा सेक्टर। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी सक्सेस बिजनेसमैन होता है वो एकदम से ऊपर चला जाता है तो उसके नीचे वालों को जलन होने लगती है। इसी तरीके से हुआ कुछ अडानी जी के साथ। कहाँ वो पहले 20वें नंबर में भी नहीं आते थे और वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन बन गए, वो कारण हुआ अडानी जी के साथ। इसी तरीके से उनके खिलाफ़ बहुत से एजेंडा खोल दिए गए, उनके खिलाफ़ लोग पीछे पड़ गए और उनको नीचे लाने की कोशिश की गई, जिसके कारण वो आज
22वें नंबर पर भी नहीं है। अडानी जी की कंपनी भी अनलिस्टेड कंपनियों में से बाहर हो गई है। पर अभी देखा गया था कि अडानी जी टॉप 5 गेनरों में भी शामिल हुए। अभी हाल ही फ़िलहाल में करंटली में रिपोर्ट आई थी यूएस की तरफ से, जिसमें बताया गया कि अडानी जी के शेयर्स दोबारा से ऊपर गए हैं और वो टॉप 5 गेनर्स में शामिल हुए हैं एलोन मस्क के साथ। तो अभी फिर रिपोर्ट में देखा गया कि अडानी जी की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of उसके बाद एक और वीडियो आता है। उस वीडियो में अडानी जी के CFO युगेंद्र सिंह जी कहते हैं कि यह जो अटैक है वो सिर्फ अडानी ग्रुप के ऊपर नहीं बल्कि इंडिया के ऊपर है। यह अटैक इंडिया की इकनॉमी के ऊपर किया गया है, इंडिया की इकनॉमी को डेवलप ना होने देने के कारण, क्योंकि अडानी जी के पास इस समय एक ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको अगर वो इस समय पे पूरा कर लेते हैं तो इंडिया की इकनॉमी डेवलप दोबारा से हो जाएगी। जो इंडिया की इकनॉमी में दिक्कतें आ रही हैं वो ऊपर चली जाएगी। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी एक टाइम हुआ करता था जब इंडिया कॉपर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। जी हाँ, बट अभी इंडिया कॉपर का बहुत बड़ा इम्पोर्टर बन चुका है। बट अब अडानी जी ने अपने हाथ में इस प्रोजेक्ट को भी लिया है। अडानी जी कहते हैं कि मेरे जो काम हैं उन कामों में कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, ग्रीन प्लांट, हाइड्रोजन एनर्जी, इन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे अडानी ग्रुप काम कर रहा है। तो अडानी ग्रुप ने हाल फिलहाल में एक कॉपर कंपनी को भी खरीदा है, उसमें वे कॉपर की सप्लाई करेंगे जिससे इंडिया के बाहर भी कॉपर की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी एंड देन इंडिया दोबारा से कॉपर का एक्सपोर्टर बन सकता है। तो इन चीज़ों पे रुकावटें पैदा करने के लिए बाहर के देशों से बहुत से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, बिना बात के मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, बिना बात के फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, इन सब चीज़ों के एलिगेशंस एक अडानी ग्रुप के ऊपर थोपे जा रहे हैं जिनसे अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। और हमारी जो शेयर मार्केट है उसको गिराया जा रहा है और हमारे देश में एक उथल पुथल मचाई जा रही है। शेयर मार्केट में तो होती रहती है, गिरावटें होती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, पर इस बार इस तरीके से इमेज को बनाया गया कि अडानी के पीछे ही सब पड़ गए हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी शेयर नीचे तो कभी शेयर ऊपर, ये सब होता रहता है। अब अडानी जी का जो रेड लाइन का सेक्टर जा रहा था, जो अडानी जी के शेयर्स का जो चार्ट था वो रेड लाइन पे था, अभी कुछ दिनों के लिए ग्रीन लाइन पे भी गया, बट अभी फिर से रेड लाइन पे आ गया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यही होता है कि शेयर मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर अडानी के शेयर्स पे पैसा लगाना है तो लगाओ, क्योंकि अडानी का जो सेक्टर है वो लॉस में तो नहीं जाने वाला। इतना बड़ा सेक्टर कभी भी इतनी जल्दी लॉस में नहीं जाता है, क्योंकि अगर अडानी ग्रुप का सेक्टर लॉस में चला गया तो इकनॉमी पे भी, हमारी इंडिया की इकनॉमी पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, जिससे सिर्फ अडानी ग्रुप लॉस में नहीं बल्कि हमारा इंडिया भी लॉस में जाएगा। क्योंकि इकनॉमी जो होती है वही एक देश को बताती है, उस देश की वैल्यू बनाती है कि वह देश ना सशक्त है अपनी इकनॉमी को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर। तो आप सब लोगों को मैं बताता हूँ कि कंक्लूज़न यही निकल कर के आता है कि यूएस की जो पावर है वह दिखाना चाहता है कि मैं किसी भी कंट्री को डेवलप नहीं होने दे, इकनॉमी को डेवलप होने दे सकता हूँ, क्योंकि उसको डर रहता है कहीं कोई कंट्री इतनी डेवलपमेंट ना हो जाए और इतना इकनॉमी लेवल उसका अच्छा ना हो जाए कि कहीं यूएस अपनी सुपर पावर से हाथ धो बैठे। तो इसी तरीके से निकल करके ये आता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे कहीं ना कहीं टारगेट इंडिया की इकनॉमी है, इंडिया को नीचा दिखाना, इंडिया के ग्रुप सेक्टर को गिराना, जिससे इंडिया की इकनॉमी डेवलप ना हो पाए। तो अडानी जी के पीछे पड़ने से अच्छा तो है कि आप हिंडनबर्ग के पीछे पड़ें। हिंडनबर्ग से पूछा जाए कि अगर आपके पास इन चीज़ों को लेकर के इतने मोटे और इतने पुख्ता सबूत हैं तो उनको दिखाया जाए, उनको पेश किया जाए, उनको शेयर किया जाए कि क्या आपके पास ऐसे सबूत हकीकत में हैं जो अडानी के खिलाफ हैं। हमें भी तो पता चले कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इतनी दावे से कैसे मार्केट में पेश कर रहा है कि मेरे पास तो सबूत है, मेरे पास तो सबूत हैं। अरे हैं तो भाई हमें भी दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं कि कौन से सबूत हैं।
तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।